हेलो फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे। नया लेक्चर आज अपना, ठीक है ना। ऑक्सीजन फैमिली स्टार्ट हो चुकी है पी ब्लॉक के अंदर, जो कि अपन ग्रुप वाइज पढ़ रहे हैं। और उसमें अपन ने एटॉमिक एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ लिया था, केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ लिया था, जो स्टार्टिंग में एनसीईआरटी के अंदर दे रखा है ऑक्सीजन फैमिली के अंदर, ठीक है ना। आज हम पढ़ने जा रहे हैं ऑक्सीजन फैमिली से रिलेटेड कंपाउंड्स एंड एलिमेंट्स की स्टडी करना, जो अपने कोर्स के अंदर दे रखे हैं। जैसे कि अपने को आज स्टडी करनी है ऑक्सीजन की, ओजोन की, ठीक है ना। फिर अपने को अगर टाइम बचता है तो एलोट्रॉप्स ऑफ सल्फर पढ़ेंगे, और SO2 H2SO4 में भी प्रॉबेबल, वो तो नेक्स्ट लेक्चर में ही जाएगा, ठीक है। आराम से एक एक टॉपिक डिस्कस करते हैं, समझते जाइएगा एनसीईआरटी के पॉइंट्स है, क्या क्या बात है क्या क्या नहीं है। चलिए करते हैं स्टार्ट। देखें, सबसे पहले अपन डाई ऑक्सीजन पढ़ने जा रहे हैं। डाई ऑक्सीजन में अपन पढ़ेंगे प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज़ एंड यूजेस। वही जो तीन बेसिक बातें हर एक के अंदर, हर एक सब्सटेंस या सब्सटेंस जो कंपाउंड अपन ने पढ़ा है या एलिमेंट की जो स्टडी करी है, उसके अंदर तीन बेसिक बातें अपन ने डिस्कस करी है। एक प्रिपरेशन, एक प्रॉपर्टीज़ और एक यूजेस, ठीक है ना। सबसे पहले अपन प्रिपरेशन की बात करते हैं, तो समझिएगा यहाँ पे कि हीटिंग ऑफ, फर्स्ट है अपना हीटिंग ऑफ KClO4, KMnO4 भी ले सकते हैं, K2Cr2O7 भी ले सकते हैं, है ना। और एक और अपन जो है वो KNO3 भी ले सकते हैं। इन सबको हीट करने पे ऑक्सीजन गैस मिलती है। बहुत सारे कंपाउंड है जिनको हीट करने पे ऑक्सीजन गैस मिलती है, पर हम यहाँ पे जो बात कर रहे हैं यहाँ पे सिर्फ हमें ऑक्सीजन प्रोडक्ट चाहिए, बाई प्रोडक्ट नहीं चाहिए साथ में। इस वजह से अपन अवॉइड करेंगे ऐसे कंपाउंड्स को लेना जो कोई बाई प्रोडक्ट देता है। मतलब गैसियस प्रोडक्ट अपने पास सिर्फ एक ही होना चाहिए, O2, इसके अलावा और कोई नहीं होना चाहिए। देखिए यहाँ पे रिएक्शन स्टार्ट करते हैं, KClO4 को हीट करते हैं। और पहले भी हीटिंग इफेक्ट में लास्ट में रिएक्शन पढ़ी थी अपन ने। KClO4 को हीट करते हैं तो KCl और साथ में O2 मिलता है, याद आ रहा होगा। K2Cr2O7 को हीट करते हैं तो अपन को मिलता है K2CrO4। इसका मैकेनिज्म बताया था आपको, K2CrO4 साथ में Cr2O3 और साथ में O2, ठीक है ना। ये इसके मैकेनिज्म बताया था। और इसी के मैकेनिज्म के नीचे अपन ने हीटिंग इफेक्ट ऑफ KMnO4 पढ़ा था। मैंने कहा था KMnO4 का जो हीटिंग इफेक्ट है वो बिल्कुल K2Cr2O7 की जैसा ही अपने को लिखना है। जैसे यहाँ K2CrO4 है तो यहाँ K2MnO4 लिखना है, यहाँ Cr2O3 एम्फोटेरिक है तो यहाँ एम्फोटेरिक MnO2 लिखना है, और O2 गैस। देखिए ये सॉलिड है, ये सॉलिड है, ये सॉलिड है। सिर्फ वोलेटाइल प्रोडक्ट हमें यहाँ पे क्या मिल रहा है, ऑक्सीजन गैस मिल रही है। एक और अगर मैं बात करूँ KNO3, तो KNO3 को हीट करते हैं तो मिलता है क्या बेटा, KNO2 और साथ में O2। O2 अगेन वोलेटाइल प्रोडक्ट है और KNO2 जो है अपना वो सॉलिड प्रोडक्ट है, ठीक है ना। तो रेजिड्यू की फॉर्म में ये सब मिलेंगे, और बाकी सिर्फ प्रोडक्ट जो वोलेटाइल प्रोडक्ट होगा वो अपने को क्या होगा, ऑक्सीजन गैस होगी। नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद में, और अपने पास क्या है, हीटिंग ऑफ हायर ऑक्साइड्स की अपन बात कर रहे हैं। हीटिंग ऑफ हायर ऑक्साइड्स, देखें सेकेंड, हीटिंग ऑफ हायर ऑक्साइड्स बहुत सिंपल सा है। जैसे कि अगर मैं बात करूं PbO2, Pb की कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट बेटा स्टेबल होती है, कार्बन फैमिली में अपन ने पढ़ा था Pb की +4 ऑक्सीडेशन स्टेट अनस्टेबल होती है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होती है। तो PbO2 जाएगा किसके अंदर, +4 से किसके अंदर, +2 के अंदर, PbO + O2। ऐसे ही अगर मैं बात करूं Pb2O3 की, Pb2O3 का मतलब PbO.PbO2, तो वही PbO2 इसके अंदर है, तो ये भी क्या दे देगा, PbO साथ में क्या, O2, ठीक है ना। नेक्स्ट उसके बाद में बात करें कि Pb3O4 क्या होगा, 2PbO.PbO2, और इसको हीट करेंगे तो इसमें भी क्या है बेटा, इसमें भी PbO2 है, इसलिए ये भी हीट करने पे PbO देगा और साथ में O2 देगा। यहाँ पे भी सिर्फ वोलेटाइल प्रोडक्ट आपका ऑक्सीजन है, और बाकी सब जो है वो आपके रेजिड्यू की फॉर्म में मिलेंगे, सॉलिड स्टेट में मिलेंगे। नेक्स्ट उसके बाद में एक और बात करें CrO5, ये बटरफ्लाई स्ट्रक्चर वाला कंपाउंड, जिसको हीट करेंगे तो अपने को मिलेगा क्या, Cr2O3 और साथ में कौन सी गैस बेटा, ऑक्सीजन गैस। ये ग्रीन कलर का रेजिड्यू अपन को मिल जाएगा। इस तरीके से हायर ऑक्साइड्स को हीट करने पर अपने को मिलेगा यहाँ पे क्या, ऑक्सीजन गैस मिलेगी, ठीक है ना, क्योंकि वो लोअर ऑक्साइड के अंदर चले जाएंगे। नेक्स्ट उसके बाद में अपन बात करते हैं हीटिंग ऑफ लो रिएक्टिव मेटल ऑक्साइड्स। थर्ड है अपने पास हीटिंग ऑफ
लो रिएक्टिव मेटल ऑक्साइड्स। क्या आएगा यहाँ पे? एक तो लिया मैंने Ag2O। देखो HgO अपन ने जब रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ी थी तो आपको याद होगा, लेकर भारत सरकार का नाम मांगे अली मन से जान, करीना फेंके सीडी कोई नीचे सुनो पागल है, और फिर आया था क्यों होगी आज और पिटाई। और अपन जानते हैं ये तो नोबल मेटल है बेटा, ये तो फॉर्मेशन करती ही नहीं है, ठीक है ना, ऑक्साइड का फॉर्मेशन करते ही नहीं है। तो लो रिएक्टिव में कौन बचा अपने पास? Ag2O और HgO। तो Ag2O को जब हीट करते हैं लगभग 300 डिग्री सेंटीग्रेड पे Ag प्लस O2 का फॉर्मेशन हो जाता है। ऐसे ही HgO को जब हीट करते हैं तो लगभग कितने डिग्री पे? 400 डिग्री सेंटीग्रेड पे Hg और साथ में क्या? O2 का फॉर्मेशन हो जाता है। इस तरीके से Ag और Hg अपने को मिल जाएंगे सॉलिड फॉर्म में और O2 गैस की फॉर्म में निकल जाएगी। नेक्स्ट उसके बाद बात करते हैं डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। फोर्थ देखें यहाँ पे, डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2। अपन जानते हैं बेटा H2O2 अनस्टेबल होता है। H2O2 अनस्टेबल है तो रूम टेम्परेचर पे खुद से ही चला जाएगा, है ना। किसके अंदर चला जाएगा? H2O और साथ में क्या? O2 के अंदर चला जाएगा, ठीक है ना। पानी के अंदर जब H2O2 होगा तो रूम टेम्परेचर पे टूट के H2O प्लस O2 के अंदर चला जाएगा, क्योंकि पेरोक्सी लिंकेज होने की वजह से वो अनस्टेबल होता है। हाइड्रोजनेट्स कंपाउंड में अपन ने पढ़ा था, ये जबरदस्त ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ठीक है, क्योंकि O बॉन्ड जो है वो वीक है। किसकी वजह से? लोन पेयर की वजह से। चलिए नेक्स्ट एक और तरीका इसमें बचता है, आइए देखिए। लास्ट एक इंडस्ट्रियल मेथड भी बचता है इसके अंदर, ठीक है ना। अच्छा एक बात बताओ, इसमें एक और पॉइंट समझना, अगर इलेक्ट्रोलाइसिस करवाते हो, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एल्कलाइन वाटर, अल्कलाइन वाटर का जब इलेक्ट्रोलाइसिस करवाएंगे तो कैथोड पे तो बनती है बेटा कौन सी गैस? हाइड्रोजन गैस, ठीक है। और आपके एनोड पर बन जाएगी कौन सी गैस? ऑक्सीजन गैस। तो इस तरीके से वाटर के हाइड्रोलिसिस का जो प्रोडक्ट होता है, बाई प्रोडक्ट वाटर के हाइड्रोलिसिस में एक प्रोडक्ट हाइड्रोजन गैस होती है और दूसरी गैस कौन सी होती है? ऑक्सीजन होती है, ठीक है ना। तो इस प्रोसेस को भी अपन यूज कर सकते हैं। पर जब अपन इंडस्ट्रियल मेथड की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे बेटा? इंडस्ट्रियल मेथड। तो इंडस्ट्रियल मेथड के अंदर अपने को वो प्रोसेस देखना है जिससे कि सबसे सस्ती ऑक्सीजन अपन ऑब्टेन कर सके, और उसका सबसे बढ़िया तरीका क्या होता है? लिक्विफिकेशन, लिक्विफिकेशन ऑफ एयर। देन मिल जाएगी आपको N2O2 कौन सी फॉर्म में बेटा? लिक्विड फॉर्म में। फिर क्या करेंगे अपन? इसका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करेंगे तो अपने को मिलेगा, पहले तो N2 उड़ जाएगी, N2 उड़ जाएगी क्योंकि N2 का बॉइलिंग पॉइंट क्या है बेटा? कम है। किससे? O2 से ही। अपन ने N2 की प्रिपरेशन के अंदर भी पढ़ा था। और बच क्या जाएगी आपके पास? O2 लिक्विड फॉर्म में बच जाएगी। फिर और थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो नेक्स्ट टेम्परेचर पे अपन को क्या मिल जाएगी? O2 मिल जाएगी। इस तरीके से हम जो है O2 को बना सकते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट उसके बाद में अपन चलते हैं इसकी प्रॉपर्टीज की तरफ। प्रॉपर्टीज की बात करें तो आपको क्या ऑक्सीजन कलर्ड नजर आती है? क्या है? एयर कलर्ड नजर आती है क्या? मतलब अगर आप इनहेल कर रहे हो तो कोई कलर आप इनहेल करते हो क्या? नहीं करते हो ना। इसका मतलब क्या हो गया बेटा? डाई ऑक्सीजन जो होती है वो कैसी होती है? कलरलेस होती है। जब आप इनहेल करते हो, जब प्योर एयर होती है, ठीक है ना, मतलब पॉल्यूटेड एयर की बात नहीं कर रहा हूं मैं, प्योर एयर की बात कर रहा हूं। जब प्योर एयर होती है तो आपको कोई स्मेल आती है क्या? नहीं आती होगी मेरे ख्याल से, ठीक है ना। इसका मतलब क्या हो गया? जो डाई ऑक्सीजन है वो कलरलेस होती है और ऑर्डरलेस होती है, ठीक है ना। स्लाइटली सॉल्युबल होती है वाटर के अंदर। क्यों? क्योंकि O2 नॉन पोलर होती है, बहुत ही कम इसकी सॉल्युबिलिटी होती है। अगर वो अच्छे से मतलब जितनी भी पानी के अंदर सॉल्युबल है, O2 जितनी भी पानी के अंदर सॉल्युबल है वो सफिशिएंट है किसके लिए? वाटर बॉडीज के लिए, ठीक है ना। वाटर में रहने वाले फिश या जितने भी लिविंग बीइंग्स जो हैं वो वाटर के अंदर रहते हैं, उनके लिए सफिशिएंट है, उतनी ऑक्सीजन, उससे काम चल जाता है, ठीक है ना। उसके बाद में बात करें तो
लिखा हुआ है लिक्विफाइज एट 90 केल्विन एंड फ्रीजेज एट 55 केल्विन, याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। ऑक्सीजन एटम में 3 स्टेबल आइसोटोप, 3 आइसोटोप होते हैं, O16, O17 और O18, 3 स्टेबल आइसोटोप होते हैं ऑक्सीजन के। मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन O2 अपन ने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अंदर पढ़ा था। O2 एक ऐसी स्पीशीज है जो इवन इलेक्ट्रॉन होते हुए भी कैसी है, पैरामैग्नेटिक है, जिसको VBT एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, जिसकी वजह से VBT का गेम हो गया था, ठीक है ना। तो इसी वजह से क्या है कि अपन को वैसे भी याद है कि O2 जो है वो किस नेचर का होता है बेटा, पैरामैग्नेटिक नेचर का होता है। उसके अंदर कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद में बात करें, डाईऑक्सीजन डायरेक्टली रिएक्ट विथ नियरली ऑल मेटल्स एंड नॉन मेटल्स एक्सेप्ट सम मेटल्स Au, Pt एंड सम नोबल गैसेस। नोबल गैसेस से डायरेक्टली रिएक्शन नहीं करती हैं, ठीक है ना। और क्या बोलते हैं, Au, Pt के साथ में उनके कंपाउंड अनस्टेबल होते हैं। बाकी ऑक्सीजन जो है वो सभी एलिमेंट के साथ में रिएक्शन कर लेती है। क्यों कर लेती है, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सफिशेंट है तो बनने वाला बॉन्ड जो है वो ज़बरदस्त स्ट्रॉन्ग होता है। ऑक्सीजन का साइज भी छोटा है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज़्यादा है, इसलिए बनने वाला बॉन्ड क्या होता है, बहुत स्ट्रांग होता है। अपन ने पढ़ा था ना कि कोई भी एलिमेंट है अगर उसको बॉन्ड बनाना है, उसको कोई कंपाउंड बनाना है, तो उसके लिए सबसे बढ़िया एलिमेंट तो या तो फ्लोरीन है या फिर अपना कौन सा है, ऑक्सीजन है। मतलब हर एक एलिमेंट जो है वो बॉन्ड बनाना पसंद करता है, किसके साथ में बेटा, फ्लोरीन और ऑक्सीजन के साथ में। क्यों, क्योंकि उनके साइज क्या है, छोटे हैं। साइज छोटे हैं तो बॉन्ड एनर्जी क्या होती है, उनकी ज़्यादा होती है, ठीक है। तो सभी के सभी एलिमेंट जो हैं वो ऑक्सीजन के साथ आराम से बॉन्ड बना लेते हैं। कुछ एक नोबल मेटल्स या नोबल नॉन मेटल्स को छोड़ के, इनर्ट गैसेस को छोड़ के, थोड़ा सा क्या होता है, ऑक्सीजन की बॉन्ड एनर्जी क्या होती है, ज़्यादा होती है। वैसे तो इजीली रिएक्शन कर रहा है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हो जाती है, प्रोसेस एक्सोथर्मिक हो जाता है, नेट मतलब ओवरऑल जो है वो एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। पर चक्कर क्या है, सबसे बड़ी दिक्कत क्या है उसके अंदर के O2 की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ज़्यादा है, O डबल बॉन्ड O, तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ज़्यादा है ना बेटा, तो उसको रिएक्शन को इनिशिएट करने के लिए रिक्वायर्ड टेम्परेचर जो है वो काफ़ी हाई होता है, ठीक है ना। तो देखें यहाँ पे क्या लिखा हुआ, इट कंबाइंस विद अदर एलिमेंट्स, इज ऑफन स्ट्रांगली एक्सोथर्मिक विच हेल्प्स इन सस्टेनिंग द रिएक्शन। प्रोसेस एक्सोथर्मिक होगा तो रिएक्शन इजीली फॉरवर्ड डायरेक्शन में चली जाएगी। हाउएवर टू इनिशिएट द रिएक्शन सम एक्सटर्नल हीटिंग इज रिक्वायर्ड एज बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ऑफ ऑक्सीजन डबल बॉन्ड इज हाई, बहुत ही हाई होती है। इस वजह से रिएक्शन को इनिशिएट करने के लिए एनर्जी क्या होती है, रिक्वायर्ड होती है, जिसको अपन एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं। समझ में आ गई होगी मेरे ख्याल से बात। नेक्स्ट यूजेस की बात करते हैं बेटा। तो अपन सबसे बढ़िया तो रेस्पायरेशन के अंदर अपन यूज़ करते ही है, ठीक है ना, खुद अपन इनहेल करते हैं। इसके अलावा कंबशन प्रोसेस के अंदर अपन ऑक्सीजन को यूज़ करते हैं, ठीक है ना। ऑक्सीजन जो है वो ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग के अंदर यूज़ की जाती है। टॉर्च वेल्डिंग जो होती है ना बेटा, उसके अंदर ऑक्सीजन को यूज़ किया जाता है। एक तरफ से तो एसिटिलीन गैस जाती है और दूसरी तरफ से ऑक्सीजन गैस जाती है। दोनों ऑक्सीजन जो है वो एसिटिलीन को जलाने का काम करती है, ठीक है ना। तो बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है। फिर देखें यहाँ पे इन मैन्युफैक्चर ऑफ मैनी मेटल्स पर्टिकुलरली स्टील, है ना। आगे अपन है ना मेटलर्जी के अंदर जब स्टील पढ़ेंगे तो वहाँ पे इसका यूज़ करेंगे। आयरन में जो क्या है, आयरन जो मिलता है ना बेटा मेटलर्जिकल प्रोसेस से, उसके अंदर कार्बन वगैरह की इम्प्योरिटी होती है। तो कार्बन वगैरह की इम्प्योरिटी को हटाने के लिए अपन उसके अंदर ऑक्सीजन गैस पास कर देते हैं, जिससे कि कार्बन जो है वो CO2 के अंदर कन्वर्ट हो जाता है और उड़ जाता है, ठीक है ना। तो अपने पास जो है वो आयरन बच जाता है। अब आपको स्टील बनाना है। स्टील का मतलब क्या होता है, आयरन एलोय होता है। तो आपको जिस टाइप का स्टील बनाना है उस टाइप की उसके अंदर इम्प्योरिटी डाल देते हैं। तो ये मेटलर्जी के अंदर अपन पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद में बात कर रहे हैं बेटा, ऑक्सीजन सिलेंडर्स आर वाइडली यूज्ड इन हॉस्पिटल्स, हाई एल्टीट्यूड फ्लाइंग एंड इन माउंटेनियरिंग। सही बात है भाई, अगर जहाँ पे ऑक्सीजन की कमी होगी वहाँ पे तो ऑक्सीजन सिलेंडर यूज़ करने ही पड़ेंगे, क्योंकि बिना ऑक्सीजन के हमारा सर्वाइव करना बड़ा ही मुश्किल है, पॉसिबल नहीं है। मुश्किल तो क्या, पॉसिबल ही नहीं है। तो ऑक्सीजन सिलेंडर जो है वो हॉस्पिटल में यूज़ किए जाते हैं, ठीक है ना। आप जब हाई एल्टीट्यूड के ऊपर फ्लाइंग करते हैं, बंजी मतलब बहुत ही जब वो प्लेन से कूदा जाता है ऊपर से, तो आपको ऑक्सीजन सिलेंडर की ज़रूरत होती है, क्योंकि ऊपर ऑक्सीजन की बहुत कमी होती है। इसके अलावा माउंटेनियरिंग की बात करें तो ऊपर जब अपन माउंटेन की तरफ जाते हैं, ऊपर की तरफ जाते हैं, तो ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन जो है वो कम होने लग जाती है, इसलिए वहाँ भी अपन को ऑक्सीजन सिलेंडर्स की रिक्वायरमेंट होती है। द कंबशन ऑफ फ्यूल
अब फ्यूल के कंबशन में भी इसको यूज़ करते हैं। लिक्विड हाइड्रोजन जैसे अपन बात करें इसकी, समझना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड 2-3 चीज़ें अपन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। देखें, एक तो N2H4 इसको बोलते हैं हाइड्रोजन, और लिक्विड ऑक्सीजन जब अपन यूज़ करते हैं तो इनके बीच में रिएक्शन होती है, NO गैस बनती है, H2O बनता है। एक तो ज़बरदस्त एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, ठीक है ना, ज़बरदस्त एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। इसके अलावा एक चीज़ और है कि दोनों वोलेटाइल कंपाउंड है। तो जब रॉकेट होता है ना, जैसे ये रॉकेट है, तो रॉकेट में क्या होगा, जैसे ही आप फ्यूल स्टार्ट करोगे ना इसका बर्न करना, तो नीचे से NO और H2O निकलेगी हाई एनर्जी के साथ में, तो नीचे लगेगा प्रेशर और रॉकेट भगेगा ऊपर की तरफ, ठीक है ना। तो ट्रिमेंडस थ्रस्ट डेवलप करने के लिए रॉकेट के अंदर किसका यूज़ किया जाता है, लिक्विड ऑक्सीजन और N2H4 हाइड्रोजन का मिक्सचर का यूज़ किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद में अपन बात करते हैं ओजोन की। यहाँ से अपना क्या है, ऑक्सीजन कंप्लीट हो गया, ठीक है ना, प्रॉपर्टीज़ कंप्लीट हो गई है, यूजेस कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट उसके बाद में अपन बात कर रहे हैं किसकी बेटा, ओजोन की। देखें, ओजोन जो है वो ऑक्सीजन का एलोट्रॉप है। ओजोन क्या है, ऑक्सीजन का एलोट्रॉप है। कई बार हमारे दिमाग में आता है कि ओजोन जो है वो O2 ऑक्सीजन का कंपाउंड है, नहीं, एकदम गलत है। ओजोन जो है वो किसका, ऑक्सीजन का एलोट्रॉप है। कैसे है भाई, एलोट्रॉप का बेसिक मतलब क्या होता है, जिनकी फॉर्म डिफरेंट डिफरेंट हो। जिनकी क्या बोला मैंने, फॉर्म डिफरेंट डिफरेंट हो, मतलब एक ही एलिमेंट जो अलग अलग बॉन्डिंग पैटर्न में मिलता है, वो एक दूसरे के ऐसे बॉन्डिंग पैटर्न एक दूसरे के क्या होते हैं, एलोट्रॉप होते हैं। जैसे ऑक्सीजन की बात करें तो इसके 2 एलोट्रॉप होते हैं, एक O2 और दूसरा कौन सा, O3। O2 का मतलब O डबल बॉन्ड हो, O3 का मतलब O डबल बॉन्ड हो, कोऑर्डिनेट हो, लोन पेयर, ठीक है बेटा, है ना। ओजोन एलोट्रॉपिक फॉर्म हो गई, हाईली रिएक्टिव होता है, हाईली रिएक्टिव। बॉन्ड एनर्जी इसकी क्या होती है, बहुत वीक होती है। बॉन्ड वीक होता है तो इजीली ऑक्सीजन गैस दे देता है, जल्दी से टूट जाता है, तो लो लेवल पे मिलने की पॉसिबिलिटी इसकी बहुत ही कम होती है। इसकी जो कंसंट्रेशन है वो हाई लेवल पे ज़्यादा होती है, इसीलिए तो ओजोन लेयर ऊपर की तरफ बनी हुई है। ऐसा क्यों है, बहुत सिंपल से कॉन्सेप्ट है, अभी समझते हैं अपन, ठीक है ना। सनलाइट की प्रेजेंस में बनती है, क्योंकि एक्चुअली देखो क्या है, O2 से O3 बनना एंडोथर्मिक प्रोसेस है। तो O2 से O3 बनना एंडोथर्मिक प्रोसेस है, तो आपको एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, और वो एनर्जी सनलाइट के प्रेजेंस में ज़्यादा मिलती है। मतलब आप अर्थ सरफेस से ऊपर की तरफ जाओगे ना, तो टेम्परेचर बढ़ता चला जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि आप सन के नज़दीक जाते जा रहे हो। इस वजह से वहाँ पे जो O2 है वो कन्वर्ट हो जाएगी किसके अंदर, O3 के अंदर। फिर से ढंग से सुनना बात को, O2 से O3 का बनना एंडोथर्मिक प्रोसेस है, तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, और वो एनर्जी की रिक्वायरमेंट अर्थ सरफेस पे नहीं मिलती है। वो कहाँ पे है, वो जैसे जैसे अर्थ से ऊपर की तरफ जाते हैं वहाँ पे ऑक्सीजन का लेवल कम होता चला जाता है और ओजोन का लेवल बढ़ता चला जाता है, क्योंकि ऊपर से नीचे से ऊपर जाने पर टेम्परेचर बढ़ रहा है, और टेम्परेचर बढ़ने की वजह से O2 इजीली कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, O3 के अंदर, ठीक है ना। नेक्स्ट और देखें, दिस ओजोन लेयर प्रोटेक्ट्स, ये जो ओजोन लेयर होती है वो सनलाइट में से जो यूवी आती है ना, अल्ट्रावायलेट रेस, इसको क्या कर लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है, क्योंकि O2 कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, O3 के अंदर, ठीक है ना। इस वजह से ये अपन को बचा रही है किससे, हार्मफुल जो रेडिएशन है किसकी, यूवी अल्ट्रावायलेट। आपको पता होगा कि अंटार्कटिका में है ना, ओजोन में होल हो चुका है, जिसके अंदर जो रेस आ रही है, अगर वो यूवी रेस बॉडी के ऊपर डायरेक्ट पड़ जाती है तो स्किन कैंसर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, जो कि अपने ऊपर, इसलिए यूवी अपने लिए हार्मफुल है, और उस यूवी से अपने को बचाता है कौन, ओजोन लेयर बचाती है, ठीक है। नेक्स्ट देखें, प्रिपरेशन की बात करते हैं। तो प्रिपरेशन बहुत सिंपल सा है, ये O2 लिया अपन ने और इसको कन्वर्ट करने जा रहे हैं अपन O3 के अंदर। 3 मोल O2 लेंगे, 2 मोल O3 बनेंगे। मैंने बोला ना रिक्वायर्ड टेम्परेचर क्या है, बहुत हाई है, इस वजह से अपन बोलते हैं साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज कर देते हैं, ठीक है ना, साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज।
जिससे कि O2 जो है वो कन्वर्ट हो जाए किसके अंदर, O3 के अंदर। साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज का मतलब है हाई एनर्जी रिक्वायरमेंट, एकदम से हाई एनर्जी देते हैं जिससे कि O2 कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, O3 के अंदर। देखें यहाँ पे द प्रोडक्ट इज नोन एज ओजोनाइड ऑक्सीजन। क्यों ओजोनाइड ऑक्सीजन बोलते हैं अपन, क्योंकि इस ओजोन के अंदर कुछ अमाउंट के अंदर क्या होती है, ऑक्सीजन भी होती है। ठीक है, देखिए डेल्टा H जो है इस रिएक्शन का, डेल्टा H जो है वो पॉजिटिव होगा, इस रिएक्शन का डेल्टा H जो है वो पॉजिटिव होगा। और डेल्टा H ये जो लिखा हुआ है ना बेटा, इस पे ध्यान देना, ये डेल्टा H है, थोड़ा सा करेक्शन है यहाँ पे, ठीक है, मिस प्रिंटिंग हो गई है। डेल्टा H जो है वो पॉजिटिव है, मतलब प्रोसेस कौन सा है बेटा, एंडोथर्मिक है। अब यहाँ से अपन ओजोन की प्रॉपर्टी को समझने की कोशिश करते हैं। डेल्टा H जो है वो आपका पॉजिटिव है, डेल्टा S जो है वो नेगेटिव है, मतलब क्या हो गया, डेल्टा G रिएक्शन का क्या है, पॉजिटिव है। तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में ले जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हाई टेम्परेचर देना पड़ेगा, ठीक है ना, इसलिए साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज करते हैं। तो रूम टेम्परेचर पे ओजोन का जो बनना है वो तो अनस्टेबल हो गया, इसलिए ओजोन फटाफट टूट के क्या देता है, ऑक्सीजन देता है। और ऑक्सीजन मिलती है, इस वजह से O3 जो है वो पावरफुल ऑक्सीडेंट का काम करता है। किसका काम करता है, पावरफुल ऑक्सीडेंट का। देखें यहाँ पे, सिंस द फॉर्मेशन ऑफ ओजोन फ्रॉम oxygen is an endothermic process, it is necessary to use a silent electric discharge in its preparation to prevent its decomposition। मतलब अपन को मौका नहीं देना होता। ओजोनाइजर होता है, ओजोनाइजर एक तरीके की ट्यूब होती है, ठीक है ना, उस ट्यूब के अंदर अपन ऑक्सीजन गैस पास करते हैं, इलेक्ट्रोड्स होते हैं, हाई एनर्जी प्रोवाइड करते हैं जिससे कि O2 जो है वो कन्वर्ट हो जाती है किसके अंदर, O3 के अंदर। सडन एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है ना, एकदम से वोल्टेज बहुत ज़्यादा कर देते हैं, ऐसा नहीं है, धीरे 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 बढ़ाते हैं, एकदम से वोल्टेज हाई कर देते हैं जिससे कि O2 हाथों हाथ कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, O3 के अंदर। नेक्स्ट देखें प्रॉपर्टीज़, तो प्रॉपर्टीज़ समझे। प्योर ओजोन जो है वो पेल ब्लू कलर की होती है। किस कलर की होती है बेटा, पेल ब्लू कलर की होती है प्योर ओजोन। अब ऐसा नहीं है ओजोन लेयर की वजह से जो है वो आसमां अपन को नीला दिखाई देता है, वो गाना है ना, आसमां है नीला क्यों, ठीक है ना। तो उसका रीज़न ये नहीं है कि ओजोन जो है वो ओजोन, उसका रीज़न ओजोन नहीं है, ठीक है ना, उसका रीज़न तो स्कैटरिंग है, स्कैटरिंग की वजह से, ठीक है ना। फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा 10th क्लास के अंदर कि आसमां का रंग जो है वो नीला क्यों होता है, वाई स्काई इज ब्लू, दिस इज बिकॉज ऑफ स्कैटरिंग ऑफ सन रेज, ठीक है ना। अपन यहाँ बात करते हैं O2 की, तो O3 जो है वो पेल ब्लू कलर का होता है, गैस है। अब आप मॉलिक्यूल को पास में लाओगे तो बहुत सारा ब्लू एक साथ नजर आएगा, तो लिक्विड O3 जो है वो डार्क ब्लू कलर की होती है। किस कलर की होती है, डार्क ब्लू। इंटेंसिटी बढ़ रही है ना बेटा मॉलिक्यूल, आप ऐसे समझो ना, आपने पानी लिया, एक मग पानी लिया, उसके अंदर एक बूंद येलो कलर डाल दिया, वाटर कलर की बोतल में से निकाल के एक बूंद येलो कलर डाल दिया, तो वो येलो हो सकता है नजर ना आए क्योंकि वो डाइल्यूटेड फॉर्म में, पर एक बोतल पूरी आपने येलो की डाल दी तो भयंकर येलो नजर आएगा, बढ़िया वाला येलो नजर आएगा। बात समझ में आ रही होगी मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि ओजोन जो है वो पेल ब्लू कलर की है, पर जैसे जैसे आप ओजोन को पास में लाते जा रहे हो तो ब्लू कलर पास में आता जा रहा है, तो डार्क ब्लू नजर आता जाएगा, और डार्क ब्लू को और पास में लेके आओगे तो वॉयलेट ब्लैक नजर आने लग जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे पास में आ रहा है पर यूनिट एरिया में जो कलर है वो बहुत ज़्यादा हो गया है, तो इंटेंसिटी ज़्यादा हो गई है, इंटेंसिटी ज़्यादा हो गई है तो डार्कनेस बढ़ गई है। तो ये अपन को याद होना चाहिए, बस इतना सा याद करना है कि ओजोन जो है वो पेल ब्लू कलर का है, तो अपने आप बाकी आपको याद हो जाएगा, उसमें कन्फ्यूजन कुछ भी नहीं है। ओजोन के मॉलिक्यूल्स पास में आते जाएंगे तो ओजोन जो है वो पेल ब्लू से डार्क ब्लू हो जाएगा, डार्क ब्लू से वॉयलेट ब्लैक सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद में बात करें, ओजोन हैज अ कैरेक्टरिस्टिक स्मेल, ठीक है ना, पंजेंट स्मेल होती है ओजोन की। इन स्मॉल कॉन्सेंट्रेशन इट इज़ हार्मलेस, थोड़ी सी अमाउंट से ओजोन का कोई फर्क नहीं पड़ता है, पर जब ज़्यादा अमाउंट हो जाती है तो बॉडी के अंदर जाने पर पहले तो हेडेक होने लगता है और फिर दूसरी प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि केमिकल है, हाईली रिएक्टिव केमिकल है, तो कुछ ना कुछ तो रिएक्शन करेगा। कम कॉन्सेंट्रेशन पे उसके रिएक्शन का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, ठीक है ना। नेक्स्ट बात करते हैं अपन यहाँ पे पावरफुल ऑक्सीडेंट की। तो ओजोन जो है वो ज़बरदस्त ऑक्सीडेंट है, ये अभी अपन ने पढ़ा यहाँ पे, इस रिएक्शन से समझ में आता है कि ओजोन का बनना अनस्टेबल है, मतलब ओजोन से O2 का बनना, डेल्टा G क्या है बेटा उसका पॉजिटिव है, और डेल्टा G जो है उसका पॉजिटिव है, ओजोन से
O2 से ओजोन का बनना डेल्टा जी पॉजिटिव है, तो ओजोन से O2 का बनना डेल्टा जी नेगेटिव है। तो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती है, ओजोन फटाफट से किसके अंदर चला जाता है, ऑक्सीजन के अंदर, और नेसेंट ऑक्सीजन अपन को मिल जाती है। देखें यहाँ पे हम प्रोडक्ट डिस्कस करने जा रहे हैं, समझना, मैं रिएक्शंस लिख रहा हूँ, आप प्रोडक्ट दिमाग में लाने की कोशिश करना। अपने को सीरीज याद होगी ऑक्सीडाइजिंग नेचर की, सबसे ज़्यादा पहले F2 है, F2 के बाद में ओजोन था, ओजोन के बाद 5 रिएजेंट थे, फिर KMnO4 था, KMnO4 के बाद में अपने पास था क्या बोलते हैं H2O2, H2O2 के बाद में MnO2, K2Cr2O7, फिर अपनी ट्रिक चालू हो जाती है, कल नेट से बर्बाद करी नाइट फिर याद आई पढ़ाई, ठीक है ना। तो वो ट्रिक भी याद रखते हुए अपन यूज़ करते हैं इसको। चलिए देखें, सबसे पहले लिया Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस, H2S, NH3, ठीक है ना, PH3, उसके बाद में अपन ने ले लिया HNO2, ठीक है ना, HNO2 के बाद में अपन ने लिया है H2SO3, फिर H3ASO3, H3PO2, फिर H3PO3, ठीक है ना। फिर अपन ने ले लिया है यहाँ पे Fe2+, SN2+, सिल्वर ले लिया मेटल में, मरकरी ले लिया। लो रिएक्टिव मेटल ही रिएक्शन कर जाएंगी, हाई रिएक्टिव मेटल्स की तो बात अलग है, ठीक है ना। उसके बाद में अपन और अगर रिएजेंट इसके अंदर लेने की कोशिश करें तो वो है अपने पास, देखें यहाँ पे K2MnO4 है, ठीक है ना, PbS है, ठीक। इसके अलावा अपने पास में और रिएजेंट की बात करें तो नॉन मेटल के साथ रिएक्शन है P4+O3+ वाटर, ठीक है ना। फिर S8 है, S8 के बाद में अपने पास आयोडीन है, आयोडीन के बाद में ब्रोमीन है, ब्रोमीन के बाद में अपने पास में कार्बन है, बोरोन है और सिलिकॉन है। ये सब रिएक्शंस जो हैं वो O3 की अपने पास में है। अब प्रोडक्ट अपन डिस्कस करते चलते हैं। Cl माइनस जो है वो चला जाएगा Cl2 में, Br माइनस Br2 में, I माइनस चला जाएगा किस में बेटा, I2 के अंदर, और H2S जाएगा सल्फर में, NH3 जाएगा N2 में, फॉस्फोरस जाएगा पहले P4 में, और P4 से हो सकता है वो P4O6 और P4O10 में चला जाए, कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है ना। HNO2 जाएगा किसके अंदर बेटा, HNO3 के अंदर, ठीक है। H2SO3 जाएगा किसके अंदर, H2SO4 के अंदर, ये जाएगा किसमें, H3ASO4 के अंदर। वही सिंपल अपन ने रिएक्शंस जो डिस्कस करी थी वही रिएक्शन से, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। सारी रिएक्शन मेरे ख्याल से आपको रिपीट हो रही होगी और रिवाइज हो रही होगी, याद हो रही होगी, ठीक है ना, और आप इजीली प्रोडक्ट जो है वो प्रिडिक्ट कर पा रहे होंगे। H3PO2 जाएगा बेटा H3PO4, अस एसिड है ना, अस एसिड ऑक्सीडाइज होकर किस में जाएगा, एक एसिड में जाएंगे। Fe+2 किस में जाएगा, +3 में, SN+2 SN4+ के अंदर, Ag+ जाएगा बेटा किसके अंदर, Ag2O में, और मरकरी जाएगा HgO के अंदर। अब यहाँ से रिएक्शन को समझ लेना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। जब अपन बात करते हैं ना टेस्ट ट्यूब के अंदर मरकरी को रखते हैं तो मरकरी मेनिस्कस होता है मरकरी के अंदर, ठीक है ना। ये इस तरीके से सरफेस नज़र आती है किसके अंदर, मरकरी के अंदर। पर जैसे ही आप इसके अंदर ओजोन गैस डालते हो, ओजोन गैस डालने पे HgO बन जाता है, और HgO बनने की वजह से मरकरी अपना मेनिस्कस खो देता है, और मेनिस्कस खोने की वजह से अब वो ऐसा जो आपको ये कॉन्वेक्स है ना, कॉन्वेक्स और कॉनकेव दो तरह के होते हैं ना, कॉन्वेक्स और कॉनकेव, ठीक है ना। तो ये कौन सा हो रहा है अपना, कॉन्वेक्स हो रहा है, ठीक है ना, कॉन्वेक्स हो रहा है। तो ये इस तरीके से इसकी सरफेस नजर आ जाएगी, इसका मेनिस्कस खत्म हो जाएगा। मेनिस्कस खत्म करने के लिए, मरकरी के मेनिस्कस को खत्म करने के लिए अपन किसका यूज़ करते हैं, ओजोन का यूज़ करते हैं। कई बार इस तरीके से पूछा जाता है कि ओजोन जो है वो मरकरी के मेनिस्कस को क्या कर देता है, रिमूव कर देता है। नेक्स्ट देखें, K2MnO4 की बात करते हैं। K2MnO4 कि ओजोन से रिएक्शन कराएंगे तो KMnO4 का फॉर्मेशन होगा। बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ना। इस रिएक्शन का यूज़ किया जाता है KMnO4 की प्रिपरेशन के अंदर। PbS ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। वाइट कलर के पेंट के ऊपर जो ब्लैक कलर के स्टेन प्रोड्यूस हो जाते हैं वो किसकी वजह से हो जाते हैं, PbS की वजह से हो जाते हैं। उन स्टेन्स को हटाने के लिए उसके अंदर अपन ओजोन गैस पास करते हैं और ओजोन गैस PbS को वाइट कलर के PbSO4 पे कन्वर्ट कर देता है, ऑक्सीडाइज कर देता है। Pb+2 का +2 पे रहा, सल्फाइड जो है वो ऑक्सीडाइज होकर किस में चला गया, फाइनल प्रोडक्ट सल्फेट के अंदर।
फिर देखें P4 प्लस O3 प्लस H2O, बहुत सुंदर प्रोडक्ट H3PO4, ठीक है ना, नॉन मेटल प्लस स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो ऑक्साइड बनेगा और ऑक्साइड पानी में जाके क्या बना लेगा, ऑक्सी एसिड बना लेगा। O3 लिया, फिर H2O लिया, प्रोडक्ट बन जाएगा अपने पास क्या बेटा, H2SO4। ऐसे ही यहाँ पे I2 में बन जाएगा HiO3, Br2 में बन जाएगा क्या, HBrO3, और कार्बन में बन जाएगा क्या, CO2, बोरोन में बन जाएगा क्या, H3BO3, और सिलिकॉन में +4 वाला H2SiO3 या H4SiO4, ठीक है ना। तो ये ओजोन की रिएक्शंस हो गई। ओजोन जो है वो पावरफुल ऑक्सीडेंट की तरह जो काम करता है वो वाली प्रॉपर्टीज हो गई, ठीक है। नेक्स्ट अपन इसमें और डिस्कस करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट देखें, ठीक है ना, रिवाइज ही हो रही है रिएक्शन। इसको क्या बोला था, मेनिस्कस, मरकरी का मेनिस्कस, जो कि क्या हो जाता है, हट जाता है, ठीक है ना। मेनिस्कस दो तरह के होते हैं, एक इस तरीके का और दूसरा इस तरीके का, ठीक है ना। मरकरी का जो मेनिस्कस है वो ऊपर की तरफ होता है, ठीक है, मतलब कुछ लिक्विड होते हैं ना बेटा, लिक्विड है, अब लिक्विड है जरूरी थोड़ी ना वो हर लिक्विड इसी तरीके से हो, कुछ लिक्विड इस तरीके के होते हैं और कुछ लिक्विड इस तरीके के होते हैं, ठीक है ना। तो दो तरह के होते हैं, कॉन्वेक एंड कॉन्वेक्स, जो लेंस होते हैं ना, लेंस की प्रॉपर्टी के होते हैं, ठीक है ना। तो कॉन्वेक और कॉन्वेक्स होते हैं। तो मरकरी का जो मेनिस्कस है उसको रिमूव, इसको हटा देता है कौन, डिस्ट्रॉय कर देता है कौन, ओजोन, किसके फॉर्मेशन की वजह से, HGO के फॉर्मेशन की वजह से। चलिए नेक्स्ट देखें, अपने पास है ओजोन के एस्टिमेशन की बात करेंगे। इस पावरफुल ऑक्सीडेंट के बाद में अपने पास एस्टिमेशन ऑफ ओजोन, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, NCERT से रिलेटेड, ठीक है ना। और बहुत बढ़िया बात इसके अंदर लिखी हुई है, रिएक्शन को समझने की कोशिश करना। देखें अपने पास है ओजोन, ओजोन का एस्टिमेशन करवाना है, समझना। हम आइडोमेट्री टाइट्रेशन यूज़ करते हैं। आइडोमेट्री टाइट्रेशन क्या होती है बेटा, कि अननोन अमाउंट ऑफ I2 की रिएक्शन हाइपो के साथ करवाते हैं, Na2S2O3 के साथ करवाते हैं और बन जाता है क्या, Na2S4O6 और साथ में क्या, Na। ये आइडोमेट्री टाइट्रेशन है। तो कितना हाइपो कंज्यूम हुआ है I2 को कन्वर्ट करने के लिए, I2 को I- में कन्वर्ट करने के लिए, उस बेसिस पे अपन I2 की कॉन्सेंट्रेशन ऑब्टेन कर लेते हैं। अब देखो यहाँ पे तुम्हें क्या ऑब्टेन करना है बेटा, I2 ऑब्टेन करना है। I2 ऑब्टेन करना है तो अपन क्या करें, यहाँ पे ओजोन की रिएक्शन आयोडीन के ऐसे कौन से कंपाउंड के साथ कराएं कि अपन को I2 मिल जाए। अभी अपन ने पढ़ा कि I- को कन्वर्ट करता है, I- को I2 में कन्वर्ट करता है, तो आपको यहाँ पे लेना पड़ेगा Ki। क्या लेना पड़ेगा बेटा, Ki लेंगे तो I2 मिलेगा और साथ में क्या मिलेगा, K2O मिलेगा। अब देखो इस रिएक्शन को समझो, इस रिएक्शन में जो समझने वाली चीज़ है, K2O जो है वो बेसिक नेचर का होता है और ये क्या है तुम्हारा, नॉन मेटल, और नॉन मेटल बेसिक मीडियम में होती है अनस्टेबल। इसलिए अपन क्या करते हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बोरेट बफर का यूज करते हैं। बोरेट बफर क्या काम करता है, बोरेट बफर जो K2O बनता है ना, उसके बनने के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देता है। K2O बना ना, उसके इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देता है कौन, बोरेट बफर, क्योंकि बफर का काम होता है pH को मेंटेन करना। तो जो K2O बना उसका कोई इफेक्ट I2 के ऊपर नहीं आता है, इसलिए I2 की कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर कोई डिफेक्ट नहीं आएगा, I2 का कोई डिस्प्रपोर्शनेशन नहीं होगा। नहीं तो सीधे दिमाग में एक डाउट आता है, नॉन मेटल प्लस बेस, नॉन मेटल प्लस बेस कौन सी रिएक्शन, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन, पर यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। बोरेट बफर अपन यूज करेंगे। देखे मैं स्टेटमेंट पढ़ के सुना देता हूं, NCERT की लाइन से, व्हेन ओजोन रिएक्ट विद एन एक्सेस ऑफ पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन बफर्ड with a borate buffer, iodine is liberated which can be titrated against a standard solution of sodium, iodometry titration, sodium thiosulfate. This is a quantitative method for estimating ओजोन गैस, ठीक है ना। ओजोन गैस को एस्टिमेट करने के लिए आइडोमेट्री टाइट्रेशन यूज करते हैं और वो किसकी प्रेजेंस में लगती है, बोरेट बफर की प्रेजेंस में लगती है। समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। नेक्स्ट देखें, यूजेस की बात करते हैं। तो यूजेस क्या है, इट इज़ यूज्ड एज जर्मीसाइड, ठीक है ना। जर्मीसाइड का मतलब क्या हो गया, जर्म्स को खत्म करने में यूज़ किया जाता है। डिसइंफेक्टेंट होता है फॉर स्टेरलिंग वाटर, वाटर में से इम्प्यूरिटी को हटाने के लिए किसको यूज़ किया जाता है, O3 का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। फिर उसकी स्टेरलाइज वाटर करने के लिए, ठीक है ना। इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर ब्लीचिंग ऑयल्स, आइवरी फ्लोर, है ना, मतलब
ओजोन जो है वो ब्लीचिंग एजेंट है, नेसेंट ऑक्सीजन दे रहा है, तो कलर्ड कंपाउंड को कलरलेस में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है ना। जैसे H2O2 होता है, ब्लीचिंग पाउडर कैल्शियम CaOCl2 होता है, ठीक है ना, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड एंड क्लोराइड का जो मिक्सचर होता है ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है, ये सब नेसेंट ऑक्सीजन देते हैं, तो कलर्ड कंपाउंड को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, कलरलेस में कन्वर्ट कर देते हैं। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर वैसे भी अपन ब्लीचिंग एक्शन पढ़ेंगे, ठीक है। इट एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन द मैन्युफैक्चर ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट। अभी अपन ने रिएक्शन पढ़ी थी कि KMnO4 बनाने की प्रिपरेशन में, KMnO4 बनाने की प्रिपरेशन जो है, मतलब KMnO4 की जो प्रिपरेशन है उसके अंदर अपन किसका यूज़ करते हैं, ओजोन का यूज़ करते हैं, जो कि K2MnO4 को कन्वर्ट कर देता है किसके अंदर, KMnO4 के अंदर, ठीक है। तो ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है एक बार नोट कर लीजिए, फिर अपन डिस्कस करते हैं, देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, या फिर अपन नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करते हैं। जल्दी से नोट करिए फटाफट से। तो फ्रेंड्स, आज का लेक्चर अपना यहीं पे कंप्लीट होता है। O2 एंड O3 अपना कंप्लीट हो गया है, ठीक है ना। आप NCERT से पढ़िए, एक एक लाइन को मैच करिए, इन टेक्स्ट वाले जितने भी क्वेश्चन और एक्सरसाइज के क्वेश्चन जो बीच बीच में दिए हैं उन सबको कंप्लीट करिए। आपको जो वर्कशीट मिल रही है या क्वेश्चन बैंक मिल रहा है उस क्वेश्चन बैंक को करिए, और जो भी आपको डाउट आता है आप बिंदास मैसेज करिए, पूछिए, डाउट मत रखिए, हर लाइन के साथ में क्वेश्चन मार्क लगाइए। कहीं भी दिक्कत आती है NCERT पढ़ने पर, नोट्स पढ़ने पर, तो आप वापस से वीडियो देखिए, और कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप बिल्कुल बिंदास पूछिए, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप जितने डाउट पूछेंगे उसमें मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। आप जितने डाउट पूछिए मेरे लिए अच्छा है, ठीक है। चलिए लिखिए, और मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। बाय।